प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मानव में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आप जानते हैं कि जो भी द्विगुणित जीवधारी होते हैं, डिप्लॉयड जीवधारी होते हैं, उनमें गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होते हैं। हर गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है। मान लीजिए पहली जोड़ी है किसी भी गुणसूत्र की, तो वो दो गुणसूत्र एक जैसे होंगे, पहली जोड़ी। फिर मान लीजिए दूसरी जोड़ी गुणसूत्र लंबे हैं तो दोनों एक जैसे होंगे। तीसरा मान लीजिए इस प्रकार का है तो इसकी जोड़ीदार भी इसी प्रकार का होगा। चौथा मान लीजिए इतना छोटा है तो चौथी जोड़ी का ये भी दूसरा गुणसूत्र भी इतना ही होगा। तो इस प्रकार से एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी यहाँ मैंने आपको दिखाई, और हर जोड़ी में दो गुणसूत्र होंगे। तो इस प्रकार से ही मनुष्य में कुल कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं? 23 जोड़ी पाई जाती हैं। हर गुणसूत्र का एक जोड़ीदार होता है। अब 23 जोड़ी अगर गुणसूत्र पाए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 23 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? आपका 46 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप 46 गुणसूत्र कह सकते हैं या आप उसको 23 जोड़ी गुणसूत्र भी कह सकते हैं। अब ये जो गुणसूत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है, देखिए, ऑटोसोम। जैसा मैंने आपसे कहा कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, या टोटल कितने हो गए? 44 गुणसूत्र जो हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। और ये जो ऑटोसोम्स हैं, इनका काम होता है शरीर के सभी लक्षणों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। जैसे आपकी लंबाई कितनी होगी, आपकी शरीर की चौड़ाई कितनी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा। इस प्रकार के जो कायिक लक्षण हैं आपके, वो कैरेक्टर्स को नियंत्रित करने का काम ये मनुष्य की 22 जोड़ी गुणसूत्र करती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 44 गुणसूत्र करते हैं। और इन गुणसूत्रों को हम कहते हैं ऑटोसोम। लेकिन ये ऑटोसोम किसी भी दशा में हमारे शरीर के लिंग का निर्धारण नहीं करते। ये ऑटोसोम ये डिसाइड नहीं करते कि संतान मेल है या फीमेल। और ये डिसाइड करने का जो काम करता है ये करते हैं लिंग गुणसूत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहला प्रकार है गुणसूत्रों का, ऑटोसोम्स, वो क्या करते हैं? शरीर के सभी कायिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। और हमारे शरीर के जो लिंग गुणसूत्र हैं वो हमारे शरीर के लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो मेल होगा संतान या फीमेल होगी। और ये जो लिंग गुणसूत्र हैं मनुष्य में ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए 22 जोड़ी ये हो गए और एक जोड़ी ये, टोटल कितनी जोड़ी हो गई आपकी? 23 जोड़ी। या अगर हम संख्या के हिसाब से कहें तो टोटल 46 गुणसूत्र हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र क्या हैं? ऑटोसोम्स हैं। और जो दो गुणसूत्र है वो क्या हैं? लिंग गुणसूत्र हैं। अब मनुष्य में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। दो प्रकार के ये जो लिंग गुणसूत्र हैं पाए जाते हैं जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, मानव में, मनुष्य में जो मेल होता है, जो नर होता है, वो हमेशा विषम युग्मकी होता है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और दोनों ही लिंग गुणसूत्र क्या हैं? अलग अलग हैं। तो मेल जो है कैसा होता है? विषम युग्मकी होता है, क्योंकि इसमें जो दो लिंग गुणसूत्र हैं वो दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इससे स्वाभाविक सी बात है जो युग्मक बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। अभी इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मनुष्य में जो मेल होता है उसमें जो लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स वाई होते हैं। ऑटोसोम 44 जो ऑटोसोम्स हैं ये तो नर और मादा दोनों में एक जैसे होंगे। नर में भी 44 ऑटोसोम होंगे और मादा में भी 44 ऑटोसोम होंगे। अंतर क्या आएगा? केवल इन दो लिंग गुणसूत्रों का। अगर नर है तो उसमें जो लिंग गुणसूत्र वो होंगे वो क्या होंगे? एक्स और वाई, और वो क्या है? विषम युग्मकी। और यदि फीमेल है, मादा है, तो उसमें जो लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे? 2x पाए जाएंगे, 2x पाए जाएंगे। तो यहां हम एक बात और कह सकते हैं कि मनुष्य के केस में जो मेल है
मेल लक्षण को डिसाइड कौन कर रहा है? वाई गुणसूत्र। आप देख रहे हैं कि मेल में वाई है, फीमेल में वाई नहीं है, लेकिन एक्स जो है मेल में भी है और फीमेल में भी है। एक्स जो है दोनों में क्या है? कॉमन है। लेकिन वाई जो है वो केवल किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है, नर मानव में पाया जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वाई गुणसूत्र है वो मेल लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नर लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब किस प्रकार से मनुष्य में ये दो लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई पिता है और इसकी जो जीनी संरचना होगी वो क्या होगी आपकी? 44 प्लस XY। यहां पे 44 क्या है? ऑटोसोम्स हैं, और XY क्या है? दो लिंग गुणसूत्र हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो नर होता है, जैसा मैंने पहले कहा विषम युग्मकी है, उसमें एक X और एक Y लिंग गुणसूत्र होता है। और इसका जो साथी है, जो फीमेल पार्टनर है, जो माता है, उसमें 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 X लिंग गुणसूत्र हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, दोनों मेल और फीमेल, माता पिता या मेल फीमेल, दोनों में जो ऑटोसोम्स हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों में ऑटोसोम क्या है? बिल्कुल समान है, 44 हैं। और लिंग गुणसूत्र भी दोनों में 2 हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्रों की संरचना में अंतर है। मेल में एक X है, एक Y है, और फीमेल में दोनों X हैं। अब जब इन माता पिता या नर और मादा से युग्मक बनते हैं तो कैसे बनते हैं? देखिए, यहां बहुत एक स्पष्ट मैं आपको पहले बता दूं कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, युग्मक जनन की प्रोसेस है, युग्मक बनने की प्रोसेस है, अर्थात मेल से शुक्राणु और फीमेल से अंडे, ये जो बनते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं, मियोसिस के द्वारा बनते हैं। और मियोसिस में क्या होता है? मात्र कोशिका से जब संतति कोशिका बनती है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मान लीजिए कोई कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 40 है, तो अर्धसूत्री कोई कोशिका इससे बनती है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? 20 रह जाती है। तो अब अगर हम इस पिता की बात करें, इससे जब युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, तो उसमें कितनी गुणसूत्रों की संख्या जाएगी? आपकी 23 जाएगी। इस माता से जब अंडे बनेंगे तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या जाएगी? अंडे में 23 जाएगी। क्यों? समझ लीजिए, ऑटोसोम कितने हैं? 44। तो 44 का आधा कितना हुआ? 22। लिंग गुणसूत्र कितने हैं? 2। तो 2 में से आधा गया, कितने गए आपका? 1। तो ये जो संख्या है गुणसूत्रों की ये पाई जाएगी 23, और ये होंगे क्या? युग्मकों में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि युग्मकों में जो गुणसूत्र जाएंगे वो माता और पिता के गुणसूत्रों के क्या जाएंगे? आधे जाएंगे। मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, तो जो युग्मक बनेंगे उनमें गुणसूत्र हमेशा क्या जाएंगे? 23 जाएंगे, जिनमें से 22 गुणसूत्र क्या होंगे? ऑटोसोम, और एक गुणसूत्र क्या होगा? लिंग गुणसूत्र होगा। तो देखते हैं पिता से जो युग्मक बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। देखिए, पिता से जो पहला शुक्राणु बनता है वो बनता है 22 प्लस X वाला, मतलब 44 ऑटोसोम्स हैं तो 44 में से 22 ऑटोसोम इस शुक्राणु में जाएंगे। और 2 लिंग गुणसूत्र हैं, एक X और एक Y। मैंने आपसे कहा था कि आधा गुणसूत्रों का आधा जाएगा यहां पे, तो अगर 2 लिंग गुणसूत्र तो एक ही लिंग गुणसूत्र इस युग्मक में जाएगा, तो ये चला गया क्या? X चला गया। तो ये जो आपका शुक्राणु बना इसमें 22 ऑटोसोम हैं और एक X लिंग गुणसूत्र है। इससे जो दूसरा शुक्राणु बन सकता है वो क्या बनेगा? 22 प्लस Y, मतलब 44 का आधा ऑटोसोम आ गया, और लिंग गुणसूत्रों में इसमें X नहीं गया, इसमें कौन सा चला गया? Y चला गया। तो आप देख रहे हैं कि जो पुरुष होगा उसमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। 50% ऐसे शुक्राणु बनते हैं जिसमें X लिंग गुणसूत्र होता है, और 50% ऐसे शुक्राणु बनते हैं जिसमें Y लिंग गुणसूत्र होता है। बाकी कोई अंतर नहीं है, 22 ऑटोसोम इसमें भी है, 22 ऑटोसोम इसमें भी है। तो यहां आप 2 चीज ध्यान दीजिए, एक तो ये कि जो युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। हमारे शरीर में गुणसूत्र 46 हैं तो युग्मकों में कितने होंगे? 23। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि पुरुष में 50% जो शुक्राणु बनते हैं वो कैसे बनते हैं? X लिंग गुणसूत्र वाले, और 50% बनते हैं Y गुणसूत्र वाले। क्योंकि पुरुष क्या है? विषम युग्मकी है। पुरुष से 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसलिए हम पुरुष को क्या कहते हैं? विषम युग्मकी। अब हम फीमेल की बात करते हैं। देखिए, फीमेल से कौन कौन से युग्मक बन सकते हैं, कौन कौन से अंडे बन सकते हैं? एक अंडा बना, 44 की जगह यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 22 ऑटोसोम आ जाएंगे, इसके आधे, और 2 X हैं इसके पास, तो एक X यहाँ पे आ गया।
जो दूसरा अंडा बना उसमें भी क्या हुआ, 44 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र आ गए, और दूसरा जो लिंग गुणसूत्र है यहाँ पे फीमेल में वो भी क्या है, एक्स है, तो ये एक्स चला गया। तो आप देखेंगे कि फीमेल की दशा में जो भी युग्मक बनेंगे वो सब के सब कैसे बनेंगे, एक जैसे। मतलब माता से जो युग्मक बनेंगे वो 100% कैसे होंगे, एक्स लिंग गुणसूत्र वाले होंगे। अब आप अंतर समझिए, पुरुष में 50% ऐसे शुक्राणु बने जिसमें एक्स गुणसूत्र है और 50% ऐसे बने जिसमें वाई गुणसूत्र है। लेकिन फीमेल में जो दोनों युग्मक बने वो बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब 100% युग्मक एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं। अब अगर पिता और माता के बीच संबंध स्थापित होता है और संतान पैदा होती है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं संतान पैदा करने की, हम ये देखते हैं कि पैदा होने वाली संतानें क्या होंगी, नर होंगी या मादा होंगी, और ये डिसाइड कैसे होगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इसको हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो नर शुक्राणु है ये फीमेल के इस अंडे से मिलता है। यद्यपि दोनों अंडे एक जैसे हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग युग्मक दिखाए हैं, जीनी संरचना दोनों की बिल्कुल एक जैसी। तो जब ये शुक्राणु इस अंडे से मिलता है तो होने वाली जो संतान है उसमें 44 ऑटोसोम होंगे, क्योंकि 22 इस शुक्राणु में है, 22 इस अंडे में है, तो टोटल कितने हो गए, 44। और लिंग गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र यहां से आया एक्स, एक लिंग गुणसूत्र यहां से आया एक्स, तो 2 एक्स हो गए। तो 2 एक्स कब होते हैं, जब संतान क्या होगी, फीमेल। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जब 2 एक्स होंगे, 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होंगे तो संतान क्या होगी, फीमेल। इसी प्रकार से अगर ये गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अब इस अंडे से मिलता है तो होने वाली संतान का जीनी संरचना क्या होगी, 44 प्लस एक्स एक्स, एक्स यहां से आया, एक्स यहां से आया, तो ये भी संतान क्या होगी, फीमेल होगी, पुत्री होगी। अब ये जो शुक्राणु है जिसमें वाई गुणसूत्र है, यदि ये इस फीमेल के अंडे से मिलता है तो क्या लिंग गुणसूत्र जाएंगे यहाँ पे, वाई शुक्राणु से गया, एक्स अंडे से गया, तो इस संतान में क्या जीनी संरचना होगी, कौन से लिंग गुणसूत्र होंगे, एक एक्स और एक वाई। तो ये क्या होगा, ये पुत्र होगा, ये पुरुष पैदा होगा क्योंकि इसमें वाई गुणसूत्र मौजूद है। इसी प्रकार से ये शुक्राणु जब इस अंडे से मिलता है तो क्या स्थिति बनेगी, तो भी यही होगा, यहां से वाई है, ये एक्स है, मिले दोनों, और यहां पे भी जो संतान पैदा हुई वो क्या हुई, पुत्र पैदा हुई। तो आप देख रहे हैं कि जब मेल और फीमेल के बीच रिलेशन के बाद कोई भी संतान पैदा होती है तो 50% संभावना यह होगी कि वो पुत्र पैदा होगा और 50% संतान क्या पैदा हो सकती है, पुत्री पैदा हो सकती है। अब यहां आपको ध्यान देना है कि देखिए मेल जो है वो विषम युग्मकी है और मेल में दो प्रकार के युग्मक बने, एक एक्स गुणसूत्र वाले और एक वाई गुणसूत्र वाले। फीमेल जो है, फीमेल में जितने भी युग्मक बने वो सब के सब एक जैसे हैं, सभी में कौन सा गुणसूत्र है, एक्स है। तीसरी बात ध्यान रखनी है आपको कि पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र के पैदा होने के लिए कौन सा गुणसूत्र चाहिए, वाई गुणसूत्र चाहिए। और वाई गुणसूत्र किस में है, माता में या पिता में, आप देखिए पिता में वाई गुणसूत्र है, माता में तो दोनों एक्स हैं, और पुत्र पैदा करने के लिए कौन सा गुणसूत्र चाहिए, वाई। तो यहां यह स्पष्ट है कि ये जो पुत्र पैदा हुए इनमें जो वाई आया वो कहां से आया है, पिता से आया है। तो यहां कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पुत्र प्राप्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पिता है, क्योंकि पुत्र में जो वाई गुणसूत्र है जो ये डिसाइड कर रहा है कि ये संतान नर होगी, ये वाई गुणसूत्र उसे उसके पिता से मिलता है। माता से तो एक्स गुणसूत्र पुत्र को भी मिलता है और माता से ही एक्स गुणसूत्र पुत्री को भी मिलता है। तो संतान में पुत्र पैदा करे या पुत्री पैदा होगी ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, पुरुष की है। अगर पुरुष का एक्स फीमेल के एक्स से मिलता है, पुरुष का एक्स फीमेल के एक्स से मिलता है तो पुत्री पैदा होती है। पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर फीमेल के अंडे से मिलता है तो पुत्र पैदा होता है। तो यहां जो संदेश है या जो आपको समझाने का प्रयास है वो ये है कि नर संतान मतलब पुत्र पैदा करने के लिए पिता जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुत्र संतान जो होती है, जो नर संतान होती है, उसमें मौजूद जो वाई गुणसूत्र है वो पिता से ही मिलता है, जबकि माता से सभी संतानों को केवल एक्स गुणसूत्र मिलता है। अतः नर संतान पैदा करने के लिए माता को जिम्मेदार ठहराना गलत है। देखिए जिम्मेदार तो हम किसी को भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि संबंध बनने के तत्काल बाद कौन सा शुक्राणु अंडे को फर्टिलाइज करता है,
वो शुक्राणु X गुणसूत्र वाला होगा या वो शुक्राणु Y गुणसूत्र वाला होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मनुष्य में अंतः निषेचन होता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है, तो बाहर से ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन से शुक्राणु ने अंडे को निषेचित किया। लेकिन हमारे देश में फीमेल को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है कि उसने संतान में पुत्र को पैदा नहीं किया। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन की जो तरीका है, आपको बताने के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि जो पुत्र होता है, शिशु के रूप में जो पुत्र प्राप्त होता है, उसमें वाई गुणसूत्र होगा, और वाई गुणसूत्र किससे मिलता है? पिता से मिलता है। तो माता को जिम्मेदार ठहराना किसी भी दशा में सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने मनुष्य में, मेल नर में, मादा में किस प्रकार से जीनी संरचना होती है, मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए माता को जिम्मेदार ठहराना गलत है, आप समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।